राम राम जी सबने। और जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस को बहुत प्यार दिया, चाहे हम भ्रूण हत्या के बारे में बात करें या फिर अपनी घूंघट प्रथा की वीडियो के बारे में बात करें, तो ऐसे ही एक और टॉपिक के साथ आज हम आपके सामने पेश करते हैं एक और नई वीडियो दहेज प्रथा के बारे में। ये भी भारत की एक बहुत गंदी और बहुत पुरानी कुप्रथा है, जिसके कारण आज लाखों घर बर्बाद हैं और कोई सामने आ जाते हैं, कोई जगह केसेस सामने आ जाते हैं, कई जगह लड़कियां घुटती रहती हैं और सब कुछ झेलती रहती हैं। लेकिन दहेज प्रथा बहुत गंदे तरीके से समाज के अंदर जम चुकी है, जिसे निकालना बेहद मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आज इसी के इतिहास के बारे में बात करेंगे, कहाँ से आई, कैसे शुरू हुई, कैसे परिवर्तन आए और कैसे आज इतनी गंदी स्थिति में दहेज प्रथा पहुँच चुकी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दहेज का अर्थ क्या है, तो दहेज का अर्थ होता है जो संपत्ति या फिर जो भी सामान हम शादी के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दे, मतलब लड़की वाले कोई भी सामान लड़के वाले को देते हैं तो उसे दहेज कहा जाता है। उर्दू में अक्सर इसे जहेज कहा जाता है और पाकिस्तान में दहेज प्रथा जहेज के नाम से ही मशहूर है, विख्यात है। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के बहुत से भागों में दहेज प्रथा का बहुत लंबा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। भारत में इसे आप दहेज, हुंडा और वरदक्षिणा के नाम से भी जान सकते हैं। और वधू के परिवार द्वारा ये दिया जाता है। नकद, वस्तु, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी लड़की वाले अपनी तरफ से देते हैं उसे दहेज कहा जाता है। तो अगर अब हम बात करें कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए इसके खिलाफ, तो इसके खिलाफ कुछ कानून बनाए गए सरकारों द्वारा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने वाले को इसके लेन देन में सहयोग करने पर भी 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दूसरे कानून की बात करें तो दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता धारा 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले में संबंधित है, के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। तीसरे कानून की बात करें तो धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करते हैं। यदि किसी लड़की का विवाह के 7 साल के भीतर, मतलब किसी लड़की के शादी के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह मौत से पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था उसको, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। तो ये कुछ कदम भारतीय सरकारों द्वारा उठाए गए एक वक्त पर रहकर, ताकि इस प्रथा को रोका जाए। वो बात अलग है कि अभी भी आप अच्छे खासे रूप में इसे देख सकते हैं भारत के अंदर और उत्तर भारत में ज़्यादा। तो दोस्तों, ये तो बात रही कि दहेज क्या होता है, इसका मतलब क्या है और हमारी सरकार ने इसके खिलाफ़ क्या ठोस कदम उठाए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका इतिहास क्या रहा, ये आई कहाँ से ये प्रथा हमारे भारतीय समाज के अंदर, तो हैरानी की बात यह है, जब इस प्रथा की शुरुआत की गई तब से लेकर अब तक इस प्रथा में बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आए हैं, बहुत सारे नकारात्मक परिवर्तन आए हैं। इतिहास में अगर नज़र डाली जाए, इतिहास में अगर देखा जाए, तो यह प्रमाणित होता है कि जिस रूप में आज हम दहेज को देख रहे हैं वो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल से चल रही ये प्रथा, या फिर कहें तो उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई है परंपरा, आज अपने घृणित रूप में हमारे सामने खड़ी है। आज अपने जो इसका अभी तक का जो सबसे गंदा रूप ये दिखा सकती थी, उस रूप में आज हमारे सामने खड़ी है। तो अगर हमने इसका इतिहास जानना है तो शुरुआत से बात करनी होगी, तो हम उत्तर वैदिक काल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे ऋग वैदिक काल में दहेज प्रथा की कोई मान्यता नहीं थी। अथर्ववेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वहतु, ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं पीछे से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। अथर्ववेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वहतु के रूप में इस प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। मतलब जिसे आज हम दहेज के नाम से जानते हैं, वह वहतु के रूप में अथर्ववेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। वहतु के रूप में इस प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ, जिसका स्वरूप वर्तमान दहेज व्यवस्था से पूरी तरह भिन्न था। इस काल में युवती का पिता, मतलब इस काल में जो लड़की वालों की तरफ से लड़की के जो पिता होते थे, उसे पति के घर विदा करते समय कुछ तोहफे देता था।
एज अ गिफ्ट कोई चीज़ देता था, लेकिन उसे दहेज नहीं मात्र उपहार माना जाता था। यह पूर्व निश्चित नहीं होता था, मतलब ये भी कोई ज़रूरी नहीं था कि यार ये चीज़ देंगे या फिर ये चीज़ें देनी ही देनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ पहले से निश्चित नहीं होता था। उस समय पिता को जो देना सही लगता था वह वही देता था और अपनी इच्छा से देता था, जिसे लड़के वाले जो थे वो आराम से मतलब खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे। इसमें न्यूनतम या अधिकतम जैसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी कोई ऐसे नहीं कि भैया यार कम से कम एक 2 व्हीलर दे देना, एक 4 व्हीलर दे देना, ज़्यादा से ज़्यादा ये दे सकते हो, कम से कम ये, ऐसी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। कोई सीमा नहीं थी उसकी, जो देना है जितना देना है आप दे सकते हैं। इस वस्तु पर पति या ससुराल वालों का अधिकार नहीं होता था, बल्कि यह उस संबंधित स्त्री के लिए उपहार होता था। इस काल में लिखे गए धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में कहीं भी दहेज से संबंधित कोई प्रसंग उल्लेखित नहीं किया गया। तो दहेज जैसी चीज़ यहाँ पर थी नहीं, लेकिन उसके जैसी ही चीज़, मतलब जो चीज़ें इवॉल्व होके हमारे सामने दहेज बनी, वो प्रथा का नाम वहाँ पे वहतू था। और वो जस्ट एक मतलब उत्तर वैदिक काल में जो वहतू था वो जस्ट एक मतलब ऐसा होता था कि जो मतलब लड़की के जो पिता होते थे वो अपनी तरफ से कोई भी गिफ्ट, एज अ गिफ्ट कोई भी चीज़ दे देते थे, और उसमें लड़के वालों का कोई हक नहीं होता था उस चीज़ पे, और उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी कि भैया कितना भी दो, कितना ही मत दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई अथर्ववेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल की। अब हम बात करें मध्यकाल में। अगर हम मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में इस वहतु को स्त्री धन के नाम से पहचान मिली। तो भैया मध्यकाल में अब इसे स्त्री धन के नाम से जाने जाने लगा। इसका स्वरूप वहतु के ही समान था। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, यहाँ पर भी वो वहतु के समान ही था, और पिता अपनी इच्छा और काबिलियत के अनुरूप धन या तोहफे देकर बेटी को विदा कर देता था। अब यहाँ पे आप धन भी देने लगे, मतलब मध्यकाल में यहाँ धन और तोहफे देने लगे और बेटी को विदा कर दिया जाता था। इसके पीछे मुख्य कारण था कि जो उपहार वो अपनी बेटी को दे रहा है वह किसी परेशानी में या फिर किसी बुरे समय में उसके ससुराल वालों के काम आएगा। अब यहाँ पे ये चेंजेस अगर आप देखें, मतलब कोशिश करें देखने की, तो थोड़ा बहुत ये था कि धन देने लगे थे और स्त्री धन से ससुराल पक्ष का कोई संबंध नहीं होता था अभी भी, लेकिन इसका स्वरूप पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ गया था। अब विदाई के समय धन को भी महत्व दिया जाने लगा था। तो यहाँ पे ये चेंजेस आए उत्तर वैदिक काल से मध्यकाल में आते आते ये चेंजेस आए कि वहाँ पे सिर्फ उपहार दिए जाते थे और यहाँ पे धन भी देने लगे। तो विदाई के समय धन को भी महत्व दिया जाने लगा, और विशेषकर राजस्थान के उच्च और संपन्न राजपूतों ने इस प्रथा को अत्यधिक बढ़ावा दिया। इसके पीछे उनका मंतव्य ज़्यादा से ज़्यादा धन व्यय करना और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना था। मतलब जो राजस्थान के राजपूत रहा करते थे, राजपूत राजा थे, उन्होंने अपना धन दिखाने के लिए और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, प्रतिभा बढ़ाने के लिए पैसे को, धन को, मतलब धन को महत्व देना शुरू किया। यहीं से इस प्रथा की शुरुआत हुई जिसमें स्त्री धन शब्द पूरी तरह गौण हो गया और दहेज शब्द की उत्पत्ति हुई। और अगर अब हम बात करें आधुनिक काल की, जो अभी जो चल रहा है वर्तमान समय में, दहेज व्यवस्था एक ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है जिसके अंतर्गत लड़की के माता पिता और परिवार वालों का सम्मान दहेज में दिए गए धन दौलत पर ही निर्भर करता है। अगर आप राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यह बात आपको पता होगी कि शादी के समय अगर आपने दहेज नहीं दिया तो लड़के वाले लड़की वालों की कोई इज्जत नहीं करते। बहुत से घरों में देखा जाता है। खैर यहाँ चेंजेस आ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रूढ़िवादी सोच बची है अभी भी, और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके अंतर्गत लड़की के माता पिता और परिवार वालों का सम्मान जो है वो दहेज में दिए गए धन दौलत पर ही निर्भर है। लड़के वाले भी शरेआम अपने बेटे का सौदा करते हैं। प्राचीन परंपराओं के नाम पर लड़की के परिवार वालों पर दबाव डाला जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें ज़बरदस्ती लूटा जाता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो यह उत्तर भारत जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी जगह में ज़्यादा दिखाई देता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में लिया, और तो और संपन्न परिवारों को शायद दहेज देने या लेने में कोई बुराई भी नज़र नहीं आती, क्योंकि उन्हें यह मात्र एक निवेश लगता है। उनका मानना है कि धन और उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह उनके मान सम्मान को बढ़ाने में साथ साथ बेटी को भी खुशहाल जीवन देगा। लेकिन निर्धन अभिभावक, जो मतलब निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी बेटियों का विवाह करना उन पर बहुत भारी पड़ जाता है। कोई कर्ज लेकर कर रहा है, और अगर कोई बिना दहेज के कर देता है तो अपनी बेटी की जान से ही हाथ गंवा बैठते हैं।
वह जानते हैं कि अगर दहेज का प्रबंध नहीं किया गया तो विवाह के पश्चात बेटी का ससुराल में जीना तक दूभर बन जाएगा। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया बहुत से कानून लगाए गए और बहुत सख्त सख्त सज़ाएं भी दी गई, लेकिन अफसोस कि आज भी यह हमारे समाज में एक जड़ बनाए बैठे हैं, एक बहुत नीचे तक कोनों में घुसे हुए हैं और आज भी कहीं ना कहीं दहेज प्रथा हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था दहेज प्रथा का इतिहास, उनके बारे में कुछ बातें और उसके खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ लाए गए नियम भारत सरकार द्वारा। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही प्रथाओं के बारे में और अपने भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल भारतीय सामाजिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।